वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शंस हैं स्वयं राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रत्येक निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। यह अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? ऑप्शंस हैं 73वां, 42वां, 81वां, 44वां। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है और यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें प्रावधान किया गया कि नई पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, जिसमें सबसे नीचे ग्राम सभा होगी। यह राज्य विधानसभा द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वाह करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समिति का कार्यक्षेत्र क्या था? ऑप्शंस हैं राज्यपालों की नियुक्ति, पुलिस सुधार, राजनीतिक व आपराधिक तथ्यों का गठबंधन, ऑप्शन डी वित्तीय सुधार। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। बोहरा समिति का गठन राजनीतिक एवं आपराधिक तथ्यों के बीच विकसित हो रहे संबंधों की जांच हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? ऑप्शंस हैं 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1947, 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। सारनाथ के सिंह स्तंभ में चारों सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए बैठे हैं। ये सिंह साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। इसके आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र में एक बैल तथा घोड़ा अंकित है। बैल कठिन परिश्रम का प्रतीक एवं घोड़ा ताकत का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 ईस्वी से सरकारी मुहरों, पुस्तकों, कागजों तथा सिक्कों आदि पर प्रयुक्त होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकता है? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर
राज्यसभा की अनुशंसा पर। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। देखते हैं इसकी व्याख्या को। राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भंग कर सकता है, लेकिन यदि कोई सरकार संसद के पटल पर प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है तो राष्ट्रपति पर ऐसी सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला बाध्यकारी नहीं है। वह राष्ट्रपति किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है या लोकसभा को भी लोक भंग कर सकता है। यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। अर्थात यह राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर है। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह है। 1992 ईस्वी का 70वां संशोधन, 1992 ईस्वी का 73वां संशोधन, 1992 ईस्वी का 74वां संशोधन, 1994 ईस्वी का 77वां संशोधन। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर सही कथन पूछे हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक तो सही है और दूसरा उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर ए भी गलत है। यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन ए, 1 और 2। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। योग्यताएं क्या हैं इसकी? महान्यायवादी की पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी मंत्रिपरिषद या संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में या उसकी समिति की बैठक में भाग लेने और अपने विचार देने का अधिकार रखता है, परंतु वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है। अर्थात वह बिना वोट किए किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है। अनुच्छेद 76 क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अतः राष्ट्रपति जब भी चाहें मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उसे पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन। ऑप्शन बी, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक श्रमथांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन।
ऑप्शन सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन डी, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो यहाँ पर जो सही है है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 में 243 का एवं 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 मदें हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। इसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, प्रशासनिक सुधार द्वारा कल्याण कार्यक्रमों को आम जनता में पहुंचाना इत्यादि है। लास्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आ गई कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। ऑप्शन ए अंतर प्रश्न, ऑप्शन बी बैठ जाना, ऑप्शन सी मर्यादा, ऑप्शन डी पक्ष त्याग। तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। सदन के अध्यक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है एवं अन्य किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है। संसदीय परंपरा में इस प्रक्रिया को बैठ जाना कहा जाता है। तो ये थे कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।